गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा यही है कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम शुरू करने वाले हैं यूपीपीसीएस के लिए एक सीरीज, जिसमें ये पहला वीडियो होगा नेशनल करंट अफेयर, इसके बाद इंटरनेशनल, इसके बाद आर्थिकी, ठीक है, इसके बाद स्पोर्ट्स, प्राइज, एक्सरसाइज, लिटरेचर प्राइज, अदर सेक्शन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये करंट अफेयर होगा आपका पिछले साल जुलाई से लेके अभी जून तक, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हमारे लिए जानना जरूरी है। एक तो यूपीपीसीएस अप्रोक्स 35 क्वेश्चन पूछता है। अब इन 35 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपके पास दो सोर्सेस होते हैं। एक तो घटनासार और दूसरी होती है आई दृष्टि, ठीक है। अब ये वीडियो आपको देखना क्यों जरूरी हो जाता है, ये जाननी चाहिए। मतलब मैं अपनी बड़ाई नहीं करूंगा, थोड़ी बहुत मेहनत की है मैंने आप लोगों के लिए। मैं पहले यूपीपीसीएस मेंस दे चुका हूँ और मुझे आइडिया है कि कैसे, जैसे 2023 भी मैंने दिया, 2024 भी मैंने मेंस दिया। इसमें मेरे 100+ क्वेश्चन सही थे। करंट अफेयर का उसमें अच्छा रोल था। इसके लिए मैंने दो करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ी थी, जिसमें था घटनासार और घटना चक्र। इसलिए मैंने क्या किया है कि इन दोनों को पढ़ के एक कंपाइलेशन क्रिएट किया है। इसमें दोनों के करंट अफेयर शामिल होंगे, इसलिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आप एक ही जगह नेशनल, इंटरनेशनल जो भी है करंट अफेयर को आप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जितने अच्छे करंट अफेयर हैं उनको इसमें शामिल किया जाए। बाकी जो बेमतलब के करंट अफेयर को शामिल कर दिया जाता है बुक्स में, उसको हटा दिया जाए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम में दसाल्ट रिलायंस एविएशन के बारे में। ये सेंटर खोला जा रहा है नागपुर में, सॉरी, नागपुर में। अब यहाँ किया क्या जाएगा कि फाल्कन 200 जेट का निर्माण किया जाएगा। इसका भी समय सीमा तय की गई है 2028, ठीक है। तो यहाँ इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। फ्रांस की दसाल्ट एविएशन कंपनी ने घोषणा की है कि फाल्कन 200 एक्सएलएस बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट बनाने के लिए भारत के नागपुर में असेंबली लाइन बनाई जाएगी। मतलब इसकी असेंबली लाइन नागपुर में बनाई जाएगी। इसकी घोषणा 25 के एयर शो में की गई, जो पेरिस में आयोजित किया गया। इसका निर्मित पहला फाल्कन 2028 में आने की संभावना है। एक तो करंट अफेयर ये था दसाल्ट से संबंधित। दूसरा है कि आप जानते हैं कि दसाल्ट राफेल विमान भी बनाता है, ठीक। तो इसके धड़ के निर्माण के लिए इसने टाटा के साथ समझौता किया है। ये समझौता रिलायंस के साथ है, जो नागपुर में किया जाएगा फाल्कन 2000 बनाने के लिए। और राफेल के साथ समझौता टाटा समूह के साथ किया गया है। इसकी असेंबली लाइन क्रिएट की जाएगी हैदराबाद में, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा कि फाल्कन की निर्माण की बात करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि नागपुर में है, और अगर राफेल के धड़ की बात करेगा तो हैदराबाद में है। राफेल का धड़ टाटा के साथ और फाल्कन 2000 रिलायंस समूह के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में 26-27 की अवधि के लिए इकोसॉक में चुना गया। अब इकोसॉक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है। अब इकोसॉक को विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार चुनाव होता है। जैसे एशिया पैसिफिक जो है, एशिया पैसिफिक, यहाँ से 4 सीटें हैं। अभी 4 सीटों पे चुनाव किसका किसका किया गया है, तो भारत के साथ लेबनान, तुर्कमेनिस्तान और चीन, इन तीनों के साथ भारत का चयन किया गया है 2026 से 28 के लिए। अब इसमें 5 क्षेत्रीय समूह हैं, ठीक। एक तो हमने एशिया प्रशांत की बात करी, पहला अफ्रीका है, पूर्वी यूरोप है, लैटिन अमेरिका है और कैरेबिया तथा पश्चिमी यूरोपीय अन्य देश, ठीक है। तो ये 5 समूह हैं जिनके आधार पे इनका
सिलेक्शन होता है। अभी भारत को एशिया पैसिफिक में चुना गया है। इसके साथ साथ आप इन देशों के नाम भी याद रखेंगे कि इसमें चीन शामिल है, तुर्कमेनिस्तान शामिल है, लेबनान शामिल है। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया का ऐसा देश है जो किसी समूह में शामिल नहीं होता। जैसे स्विट्जरलैंड यूरोप में शामिल नहीं होता, वैसे ही तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया में किसी समूह में शामिल नहीं होता। ये फैक्ट्स है, याद रखिएगा, इससे आपको इलिमिनेट करने में क्वेश्चन मदद मिलेगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कि भारत ने 16वीं जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी की। अगर आप 1947 को 1947 को आप एक डिवाइडिंग लेंगे तो पहले भी 8 जनगणना कराई गई हैं और ये 8वीं जनगणना आज़ादी के बाद होगी। मतलब 2011 की जनगणना 7वीं थी और ये 2027 की जनगणना 8वीं होगी। ठीक है, ये एक फैक्ट आप याद रखेंगे। कहाँ से शुरू हुआ जनगणना, सेंसस? इसके लिए मैंने एक पहले ही वीडियो जनगणना पे डाल दी है जिसमें यूपीपीसीएस के सभी क्वेश्चन समाहित हो जाते हैं। तो अभी हम जनगणना अधिसूचना के बारे में देखते हैं कि क्या इस अधिसूचना में। तो 16 जून 25 को अधिसूचना जारी की गई। इसमें दो चीजें की गई हैं कि पहली तो यह डिजिटल जनगणना होगी, कि पहली डिजिटल जनगणना है, और दूसरा भारत, स्वतंत्र भारत की ऐसी जनगणना होगी जिसमें जातियों की गणना भी शामिल है। दो चीजें नई हैं इसमें। आप जानते हैं कि प्रत्येक 10 साल बाद किया जाता है, इस बार 16 साल बाद किया जा रहा है। इसलिए आपको ये 16 याद रखने हैं कि 16 वर्ष बाद ये जनगणना की जा रही है। ठीक है, अधिकांश क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि। अब संदर्भ तिथि जनगणना कब तक के लोगों को शामिल किया जाएगा, तो अधिकांश क्षेत्रों के लिए 1 मार्च 2027 संदर्भ तिथि रखी गई है। लेकिन आप जानते हैं कि भारत के कुछ क्षेत्र जैसे लद्दाख, जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड ये ठंडे क्षेत्र हैं, हिमाच्छादित होते हैं ये क्षेत्र, तो इनके लिए समय सीमा जो रखी गई है 1 अक्टूबर 2026 रखी गई। तो इसमें क्या क्या याद रखना है? पहला तो जो हमने बताया कि 8वीं जनगणना है स्वतंत्र भारत की, 16वीं जनगणना टोटल है। ठीक, ये आपको याद रखना है। दूसरा, इसमें नए नए क्या है, डिजिटल और जनजातियों की, अरे सॉरी, जातियों की गणना शामिल की जाएगी। तीसरा यह है कि संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें क्या क्या चीजें आपको जानना जरूरी है कि एक, पहला, अभी बिजली उत्पादन के लिए लद्दाख के पूगा में कार्य शुरू हो चुका है। ठीक, एक ये जानते रहिए कि वहीं से भूतापीय उत्पादन द्वारा लद्दाख के पूगा में कार्य शुरू हो गया है। दूसरा, अभी अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर का पहला है, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन अध्ययन केंद्र ने पश्चिमी कामेंग जिले, आप अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी कामेंग और पश्चिमी कामेंग को देखेंगे, वहां पे क्या हुआ है कि पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय उत्पादन कुएं का सफलतापूर्वक खुदाई की गई है। अभी केवल कुएं की खुदाई हुई है। यहाँ बिजली उत्पादन के लिए जो कार्य शुरू किया जा रहा है कि अब बिजली स्टेब्लिशमेंट बनाया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है कोझिकोड। WHO का वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल हुआ। मतलब आप सीधे सीधे समझिएगा कि बुजुर्गों को सुविधा देने में टॉप पे रहा कोझिकोड। इसलिए WHO ने इसको वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल किया है। केरल का कोझिकोड शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस शहर का नाम याद रखिएगा। कोझिकोड एक और चीज के लिए फेमस है, शायद आप जानते होंगे, इसको यूनेस्को के लिटरेरी सिटी के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप जानते रहिए कि कोझिकोड को यूनेस्को ने लिटरेरी सिटी और WHO ने वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें नंबर पे है।
रैंक याद करके रखिएगा। यूपीएससी यूपीपीसीएस रैंक मिलाने को 4 ऑप्शन इधर देके, 4 रैंक देके, और आपको मिलाने को भी पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस रिपोर्ट को किसने जारी की, तो पहला अंकटाड, ये पता होना चाहिए आपको कि अंकटाड ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा है कि भारत जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है उनको अपनाने में कौन से स्थान पर पहुंच गया है विश्व में, 36वें। मतलब कि अंकटाड द्वारा जारी अग्रणी प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में 36वें स्थान पर पहुंचने से पता चलता है कि भारत अपने प्रदर्शन में सुधार कर रहा है। भारत ने अग्रणी प्रौद्योगिकी को अपनाने और एकीकृत करने की अपनी क्षमता में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसमें और कुछ नहीं है, बस ये जानते रहिए कि अग्रणी प्रौद्योगिकियों को अपनाने में भारत की रैंक है 36, और वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक जारी किया है अंकटाड ने। बढ़ते हैं आगे। भारत जो है यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। अब इसमें आपको यूरोड्रोन पता होना चाहिए कि यूरोड्रोन कार्यक्रम क्या क्या है। तो पहले किसका किसका है ये जान लीजिए। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन, ये 4 देश हैं। अब ये करते क्या है कि चारों मिलकर यूरोड्रोन एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। ठीक है, मतलब यूएवी आप ऐसा ले लीजिए कि यह एक ड्रोन आधारित निगरानी और टोही प्रणाली है जिसका उद्देश्य पारंपरिक मानव रहित हवाई यानों से अधिक उन्नत क्षमताएं प्रदान करना है। यूएवी में आपको क्या करना है, और अधिक उन्नत क्षमता प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है इन 4 देशों द्वारा मिलकर। भारत उसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। ठीक है, इसमें एशिया का एक और देश है जिसका नाम है जापान। तो आप जानते रहिए कि भारत और जापान पर्यवेक्षक देश है। तो यूरोड्रोन कार्यक्रम 2016 में शुरू किया गया था, और इसमें 4 प्रमुख देश हैं। संयुक्त पहल का परिणाम है भारत इसमें पर्यवेक्षक बना है। इससे पहले जापान भी इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देश देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 4 स्टार का प्रश्न है, क्योंकि इस डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट में पहले तो ये जानिए कि यूपी जो है वो टॉप पे है, इसलिए ये जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। अब डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसलिए भी ये जानना जरूरी हो जाता है। और तीसरा, ये पहली है, इसलिए जानना जरूरी हो जाता है। जैसे रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल 6,327, इसमें से 24 गंगा डॉल्फिन थी और 3 जो है सिंधु नदी डॉल्फिन है। मतलब 6,324 गंगा में पाई जाती है, गंगा रिवर एंड गंगा रिवर सिस्टम में, और 3 सिंधु नदी डॉल्फिन में। ठीक है, 8 राज्यों 28 नदियों में हुआ, इसकी जरूरत नहीं है। इस वाले पे फोकस करिएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन 2,397 अप्रोक्स 2,400 के आसपास याद रखिएगा दर्ज की गई है। इसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड। अब आप एक गंगा रिवर सिस्टम को आप अगर देखेंगे तो पहले यूपी यहाँ आता है, फिर बिहार आता है, फिर वेस्ट बंगाल आता है, फिर असम आता है, और यहाँ बीच में झारखंड आता है। तो एक क्रम भी आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और झारखंड। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नहीं, इसमें एक तथ्य और जानने जरूरी है कि डॉल्फिन सेंचुरी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो डॉल्फिन सेंचुरी का उत्तर प्रदेश के वाराणसी में निर्माण किया जा रहा है। तो डॉल्फिन सेंचुरी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन, ठीक है, जरूरी है क्योंकि अभी पिछले साल ही इसका गठन किया गया। तो 14 जनवरी 2025 में, इसी साल किया गया। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। अब आप सोचेंगे कि पीयूष गोयल ने क्यों किया है, तो ये आप जानते रहिए कि ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन। इसके बोर्ड में इसमें बोर्ड में अन्य मंत्रालय जैसे आयुष मंत्रालय, औषधि विभाग, कृषि और कल्याण विभाग, ये तीनों मंत्रालय के ये विभाग हैं।
ये विभाग शामिल। आप भारत में जानते हैं कि हल्दी कृषक उगाता है, तो कृषि वो किसान कल्याण विभाग है। हल्दी का यूज एज ए मेडिसिनल पर्पज से होता है, इसलिए आयुष और औषधि विभाग भी इसमें शामिल है। ठीक है। अब इसमें ये चीजें आपको याद रखनी है कि किस मंत्रालय के तहत है, कहाँ है। तीसरा, कि शीर्ष 2 उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये दोनों को याद रखिएगा। एग्रीकल्चर में तकाडोंग हल्दी के बारे में भी पूछ सकता है आपको इकोनॉमी से लिंक करके, कि तकाडोंग हल्दी कहाँ उपजाई जाती है, तो इसके लिए प्रसिद्ध है मेघालय। ठीक। तो इसमें आपको कई सारे फैक्ट्स याद होने हों। और इस बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बनाया है, तो तेलंगाना के निजामाबाद, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अब इसको फिर से मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो नीचे वाले पैराग्राफ में तो मुझे लग रहा है कि सब कुछ याद करने की जरूरत है। ठीक है। जैसे एक तो शीर्ष उत्पादक कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र तेलंगाना। तकाडोंग हल्दी कहाँ पाई जाती है, तो मेघालय। बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो निजामाबाद में। अमित शाह ने इसका वो किया। किस मंत्रालय के तहत है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। कौन कौन से मंत्रालय के लोग शामिल होंगे, तो आयुष मंत्रालय, औषधि विभाग और कृषि और कल्याण विभाग। ठीक है। इतने फैक्ट्स आपको याद रखने। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से छोटे छोटे आर्टिकल, मतलब 2-2 लाइन के करंट अफेयर्स शामिल किए जाएंगे, जिससे हम ओवरऑल ले। बड़े बड़े पीसीएस में करंट अफेयर नहीं पूछे जाते, ऑनलाइनर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं, महत्वपूर्ण सुर्खियां क्या क्या रही हैं। इसके पेजेस ज्यादा हैं, अभी हम 10 स्लाइड्स कर चुके हैं, 10वीं स्लाइड से 49 तक है। इसमें महत्वपूर्ण सुर्खियां ही देखते चलेंगे। अब शुरू करते हैं। जनवरी 2025 में इंदौर और उदयपुर रामसर अभिसमय के तहत आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय शहर बन गए। मतलब पहला शुरुआत इन्हीं से हुआ है। आप जानते हैं एक तो रामसर साइट्स होती हैं, ठीक है, और अभी जो बनाया गया है रामसर वेटलैंड शहर, ठीक, सिटीज। तो शहर में अभी केवल 2 को शामिल किया गया है, इसलिए यहाँ से पूछने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं कि रामसर वेटलैंड साइट्स के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अभी इस बार शहर के बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकता है। 4 स्टार का प्रश्न है। अब इसको भी रामसर अभिसमय के तहत ही घोषित किया गया है, 1972 का है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए अभी बहुत सारे रामसर वेटलैंड साइट्स भारत में बना दिए गए। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान 58 और रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य 57 टाइगर रिजर्व बना। मतलब रातापानी टाइगर रिजर्व बना है 57 और लास्ट बना है माधव राष्ट्रीय उद्यान 58। ये दोनों कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में। तो आपको नेशनल पार्क भी याद रखना है कि नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। इस पे भी एक जल्दी ही मैं वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से पार्क, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व याद करने हैं आपको। ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा कि माधव और रातापानी दोनों टाइगर रिजर्व है जो अभी मध्य प्रदेश में स्थित है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, ये अभी किया गया। इसमें दुनिया भर के पक्षी प्रेमी हिस्सा लेते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक है। अब इसमें क्या है कि तीसरी बार पश्चिम बंगाल ने सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों की गणना में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अगर हम यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी एक बार हाथी का पूछ चुका है कि कहाँ है, शेर का पूछ चुका है कहाँ है, तो नेक्स्ट एग्जाम में पक्षी प्रजातियों के बारे में भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट जो हुआ, उसमें सबसे ज्यादा पक्षी जो हैं पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है। आगे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया, तो अंजी ब्रिज। अब ये अंजी ब्रिज कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि ये अंजी ब्रिज कहाँ है और ये केबल स्टे रेल ब्रिज है। ये जेके के रियासी क्षेत्र में है।
इसका निर्माण किया गया है कोंकण रेलवे द्वारा। कोंकण रेलवे द्वारा किया गया है इसका निर्माण, और ये जोड़ता है उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला। ठीक है, ये अंजी ब्रिज इसको जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किन दो वेटलैंड्स आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल किया है? तो खीचन फलोदी व मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर। उदयपुर के बारे में अभी आपने पढ़ा कि इसको सिटी का भी दर्जा दिया गया है। तो आप जानते रहिए कि खीचन फलोदी और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो उदयपुर में। आगे है कि भारत ने अपनी तरह का पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू किया गया? ऐसे एक टॉपिक और था कि दानापुर से देवमाली। इसके बारे में यूपीपीसीएस पूछ चुका है। एक ट्रेन चलाई गई थी दानापुर से देवमाली, इसके बारे में यूपीपीसीएस ने पहले 2 साल पहले 2-3 साल पहले लॉकडाउन में ये चला था, तो उस समय ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इसलिए आपको यहाँ भी जानने की जरूरत है कि पहली कार्गो ट्रेन है किसके लिए? चेरी के लिए। आप चेरी के नाम पर तो ये जान सकते हैं कि जम्मू से चलेगी। अब जाएगी कहाँ? तो बांद्रा। ठीक है, बांद्रा मुंबई और जम्मू के बीच में पहली चेरी कार्गो ट्रेन चलाई गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कम कर दी है 1200। इसका मतलब हुआ कि एक गांव में अगर 3600 अगर लोग रह रहे होंगे तो 3 बूथ बनेंगे। ठीक है, ये इसका मतलब है। 1200 एक बूथ पे लोग जाके अपना मतदान कर सकते हैं, जिससे आसानी से मतदाता अपना मतदान कर सके, उनको समय की बाध्यता या समय की समस्या ना उत्पन्न हो। तो ये 1200 आप याद करके रखेंगे। सॉरी, इसको हम सही नहीं कर पा रहे। तो अभी जानिए कि सार्वजनिक क्षेत्र की 3 कंपनियों को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। इसमें है म्यूनिसिन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। 1 स्टार का प्रश्न है, मिनी रत्न के बारे में नहीं पूछेगा। नवरत्न महारत्न होता तो समझ में भी आता। तो मिनी रत्न की सूची में बस ये 3 को आप याद रखेंगे। अगला है, भारत में स्वतंत्र परिषद स्थापित करने वाला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा? मतलब आज जान रहे हैं कि बहुत सारे विदेशी विश्वविद्यालय, उनको भारत में मौका दिया जा रहा है कि अपना कैंपस खोल सके। तो अमेरिका का कौन सा विश्वविद्यालय है? तो इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पहला अपना परिसर खोलने वाला है। अब इसमें कुछ फैक्ट्स आपको और जानने की जरूरत है। वह ये है कि ये खोल कहाँ रहा है अपना कैंपस? तो ये खोल रहा है मुंबई में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपना परिसर खोल रहा है मुंबई में। ठीक है, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। मतलब ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, जहां अब भी नक्सलिज्म बहुत ज्यादा चरम पे है। इसके साथ एक तथ्य और भी जानना जरूरी है, ये कि भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक का टारगेट लिया हुआ है नक्सल को खत्म करने। तो ये आपको जानना जरूरी है कि कब तक का टारगेट लिया गया है। तो 31 मार्च 2026। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का घोषणा किया है? तो 23 सितंबर। जब भी आपका एग्जाम होगा 21 डेज पहले, या सॉरी 19 या 20 डेज पहले। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ये पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि कब पूछ दे कि आयुर्वेद दिवस घोषित किया गया है, तो अभी घोषित किया गया। जैसे पर्यावरण दिवस, योगा दिवस के बारे में यूपीपीसीएस कई बार पूछ चुका है, तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि आयुर्वेद से संबंधित है और अभी जो भारत में सरकारें हैं उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना है आयुर्वेद को लेके, तो उसकी वजह से आप 23 सितंबर याद रखिएगा।
किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया? इंदौर को। भिक्षावृत्ति से संबंधित अभी आपने न्यूज़ पढ़ा होगा कि इंदौर में किसी व्यक्ति द्वारा गरीब को भिक्षा देते हुए किसी ने वीडियो बना लिया और उस पर मुकदमा चल गया। इसके लिए आपको याद करना, ये कहानी इसलिए बताया कि आपको भिक्षावृत्ति पे याद हो जाए कि इंदौर ने बैन किया हुआ है और इससे मुक्त शहर भी बना दिया गया है इंदौर। ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये छठी इकाई होगी। अब सेमीकंडक्टर के तहत पहला धोलेरा में बना, गुजरात। ठीक है। यूपी में पहली बन रही है, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कहाँ इकाई बन रही है? तो नोएडा में, और ये छठी इकाई होगी। ठीक है। इसमें और ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। पहला तो नोएडा और दूसरा छठी इकाई सेमीकंडक्टर मिशन के तहत बनाई जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है कि देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। अप्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड बहुत लोगों ने जारी किया है, लेकिन ये घटना पीआईबी ने कवर किया कि अप्रमाणित बहुत लोगों ने है, लेकिन प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? तो गाजियाबाद नगर निगम ने। ठीक है। आगे चलते हैं। ये सिंपल सा है, आप जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमला हुआ, तो डेट इसमें याद रखने की जरूरत है कि 22 अप्रैल को अनंतनाग, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। ये अनंतनाग में, जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को ये घटना घटी। 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? आयुर्वेद दिवस। और नोएडा में कौन सी इकाई खोली जा रही है? तो सेमीकंडक्टर मिशन। पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया? तो गाजियाबाद। इसमें 3083 किलोमीटर के साथ अंडमान निकोबार टॉप पे रहेगा। ये आपको जानना जरूरी है कि सबसे पहले तट रेखा अभी जो क्लियर की गई 11,098 किलोमीटर। इसमें अगर स्टेट्स को देखेंगे तो गुजरात टॉप पे है, और अगर केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे तो अंडमान एंड निकोबार। वही जो मैंने बताया आपको कि तट रेखाएं कटी छटी होने के कारण और बहुत सारी द्वीप श्रृंखलाएं होने के कारण अंडमान की तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है कि विधि आयोग। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये हैं न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। सॉरी, ये आपको याद होना चाहिए नाम कि दिनेश माहेश्वरी हैं, जिनको सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जिनको विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया अभी? तो 21। नंबर भी याद रखना आपको जरूरी है, क्योंकि यूपी पूछ सकता है कि अप्रैल में कितने जीआई टैग प्रदान किए गए, तो आपको पता होना चाहिए 21। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसने जारी किया है? और यह नीति आयोग की पहल है। ठीक है। शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता कौन कौन से राज्य रहे हैं? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। ठीक है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है नीति आयोग। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का मतलब कि राज्यों का राजकोष जो है वो कैसा है, कि अपने पेमेंट्स या इंटरेस्ट पेमेंट इनको कर पा रहे हैं या नहीं, इनके लिए। और प्रदर्शन करता राज्य कौन कौन से हैं? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। परसेंटेज में है, इसको याद रखिएगा कि परसेंटेज देखा जाता है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक क्या है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? तो ये बलिया। आप अगर उत्तर प्रदेश के नक्शे को देखेंगे तो ऐसा बनता है, ये एक छोर निकला होता है बिहार की तरफ, तो ये बलिया डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे क्या मिला है? तो कच्चे तेल का भंडार। नेक्स्ट टॉपिक है कि किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? अभी हमने पहले बताया, जहां हम डॉल्फिन गणना के बारे में बात कर रहे थे, तो कितनी थी? 2397, अप्रोक्स 2400 मैंने बोला था। तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी में क्या बनाया जा रहा है? पहली डॉल्फिन सफारी।
ओके। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई? सूरत, गुजरात। एक स्टार, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके सौर ऊर्जा के निर्माण की इकाई को बनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधान में सांकेतिक भाषा शुरू की? विधानसभा में, ठीक है। तो पंजाब वो राज्य है जिसने अपने नागरिकों को अपने राज्य विधानसभा की उस चीज को समझने के लिए क्या किया है? सांकेतिक भाषा यूज किया। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कौन सा बनाया? तो हप्सी इंदौर में, बिचौली हप्सी इंदौर। आप जानते हैं कि सबसे स्वच्छ शहर में भी इंदौर सबसे टॉप पे रहता है। तो टॉप पे रहने के लिए आपको प्रोसेस भी करना पड़ेगा जो वेस्ट होता है। इसके लिए ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ बनाया गया? तो आप जानते रहिए कि बिचौली हप्सी इंदौर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन? तो आप समझ लीजिए स्टार ऑफ द इंडियन ओशन, बस इतना ही नाम याद रखिए कि स्टार ऑफ द इंडियन ओशन अवार्ड दिया गया। तो वही दे सकता है जो इंडियन ओशन के केंद्र में हो, और केंद्र में मतलब बीच में द्वीप समूह है मॉरिशस। मॉरिशस ने दिया है स्टार एंड द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन, ये नरेंद्र मोदी का। नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी गई। तो लखीमपुर खीरी जिला है एक, लखीमपुर खीरी में इसको बनाया गया है, बायोपॉलीमर प्लांट है। यहाँ शुगर फैक्ट्री है एक, उसी फैक्ट्री में इसको स्टेब्लिश किया गया है जहाँ बायोप्लास्टिक बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि अभी हमने देखा कि अप्रैल में कितने को दिया गया? 21 को जीआई टैग, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई हब बन गया है? तो काशी, काशी वाराणसी को बोलते हैं, आपको पता होगा। अब किन किन उत्पादों को अभी जीआई टैग मिला है? तो शहनाई, तबला, इन दोनों को अभी हाल में मिला है। ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी और भित्ति चित्र ये पहले भी दिए जा चुके हैं। आपको शहनाई और तबला याद रखना है कि ये अभी वाराणसी को जीआई टैग मिले। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की? तो इसमें 2 देश थे, एक पुर्तगाल और एक स्लोवाकिया। इसमें और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, पुर्तगाल और स्लोवाकिया 2 देश हैं। अब इसी में से पुर्तगाल ने किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक की सिटी की ऑफ ऑनर बनाया? तो लिस्बन पुर्तगाल राजधानी है, उसने मानद नागरिक बनाया। कहाँ कहाँ यात्रा की? तो स्लोवाकिया और पोर्टुगीज। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडियाई आतंकी को भारत को प्रत्यर्पित किया है? तो ये है तवहुर हुसैन राणा। आप ये पाकिस्तानी हैं, कनाडा के नागरिक, और ये आतंकी हैं। इनको अमेरिका ने किसको दिया है? भारत प्रत्यर्पित किया है। तो नाम याद रखिएगा, तहव्वुर हुसैन राणा। नेक्स्ट टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का प्रश्न है। आप जानते हैं कि बहुत सारी सेंचुरीज के बारे में पूछता है यूपीएससी। तो आप जानते रहिए कि भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहाँ की गई? तो कन्नूर, केरल में। अभी केरल के बारे में 2-3 घटनाएं और आएंगी कि, तो इसको जानते रहिए कि पहली बटरफ्लाई के लिए सेंचुरी, आपने सेंचुरी पढ़ा होगा। सेंचुरी किसके लिए? एक स्पेशल जीव के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब इस सेंचुरी को बनाया गया है बटरफ्लाई के लिए, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ बनाई गई? तो कन्नूर, केरल। कन्नूर नहीं भी याद रहेगा, केरल याद रखिएगा। ये हम पहले कर चुके हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन किया, तो निजामाबाद में। इसमें पिछले हमने फैक्ट्स पढ़ा कि पहला महाराष्ट्र और तेलंगाना ये उत्पादन करते हैं। कौन से मंत्रालय के पास है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जून 2025 के आखिरी सप्ताह में जारी 193 देशों की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यूएनएसडीएसएन
ने सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट जारी की है। इसमें भारत को रैंक दी गई है 99। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि एसडीजी में भारत को रैंक दी गई है 99। अब एसडीजी रिपोर्ट तैयार की जाती है, 17 इसके पैरामीटर होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि 17 पैरामीटर्स पे एसडीजी दिया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हर साल यूपीपीसीएस अपने क्वेश्चन में पूछता है। तो आपको ये होमवर्क दिया जा रहा है कि एकदम श्योर शॉट है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो पूछेगा ही पूछेगा, नंबर दे देगा तो पूछ देगा कि कौन से किस चीज से संबंधित है, तो इसको आप याद करके रखिएगा। अब इस रिपोर्ट में क्या है कि इस रिपोर्ट में भूटान, नेपाल और श्रीलंका, इन तीनों की स्थिति भारत से अच्छी है। भारत से बगल में पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति खराब है भारत की अपेक्षा, जबकि इन तीनों की अच्छी है। तो ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य ने बियूर बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं कि जंगल बहुत सारे हैं, तो उन्होंने बीजों को बारिश के रूप में ऊपर छोड़ देना यूएवी की मदद से, और वनीकरण परियोजना शुरू की गई है। तो बियूर बीज वर्षा कहाँ शुरू की गई है? तो आपको पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि जून 2025 में किस राज्य ने 2025 और 35 के दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल। ठीक है, अभी हमने पहले पढ़ा है कि वहां गर्म जल के भंडार खोजे गए हैं। वहीं आप ये समझ लीजिए कि जल विद्युत का दशक भी घोषित किया गया है। ब्रह्मपुत्र रिवर वहां से फ्लो होती है, जिसकी वजह से ये चाह रहा है कि जल विद्युत का जो उत्पादन होता है उसको बढ़ाया जाए। तो अरुणाचल के बारे में दो तीन चीजें याद रखनी है आपको कि जल विद्युत का दशक घोषित किया है 2025 से 2035 तक के लिए, और हॉट वाटर वो बोरवेल खुदाई हो रही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत में पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर एआई संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है? मतलब आप जानते हैं कि कोई भी रास्ता होता है उस पर ट्रैफिक जो होता है वो अल्टरनेट टाइमिंग सेट की हुई होती है कि इतने टाइम के बाद ग्रीन हो जाना है, इतने टाइम के बाद रेड हो जाना है। लेकिन एआई से संचालित एडवांस ट्रैफिक कंट्रोल किया गया द्वारका एक्सप्रेसवे पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर किस राष्ट्रीय मेजबान को चुना गया? तो ये है विशाखापट्टनम। योग दिवस हम प्रतिवर्ष मनाते हैं, ये आपको पता होगा। कब मनाया जाता है? तो 21 जून। ठीक है, 21 जून को हर साल योग दिवस मनाया जाता है। तो इसके साथ आप ये जानते रहिए कि 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मेजबान किसे चुना गया? तो विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया एम सतीश कुमार। पहला डेक्कन था, विश्वविद्यालय खोला गया था उसमें डेक्कन ने गिफ्ट सिटी में। अभी क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट ने जो अपना परिसर खोला उसके डीन है प्रोफेसर एम सतीश कुमार। ठीक है, नेक्स्ट है कि जून 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा संस्थान, भारतीय संस्थान टॉप पे रहा? तो आईआईटी दिल्ली। इसमें एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पे रहा है। तो आप ये जानते रहिए कि एमआईटी टॉप पे रहा है, और भारत में अगर टॉप की बात करें तो आईआईटी दिल्ली। इस साल प्रतिभाग करने वाले सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भारत चौथे स्थान पे है। पहला अमेरिका है, दूसरा ब्रिटेन है, तीसरा चाइना है, और चौथा इंडिया है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा कि चौथे नंबर पे भारत है, जिसमें 123वीं रैंक आईआईटी दिल्ली को मिली है। भारत में इसने टॉप किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जून 2025 में कौन सा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना? तो ये आपको पता होना चाहिए, त्रिपुरा। होता क्या है, कार्यात्मक क्षमता, मतलब जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनमें लिखने पढ़ने का गुण होना,
कार्यात्मक साक्षरता कहलाती है। अब इसमें तीसरा राज्य बना है त्रिपुरा, तो पहला और दूसरा भी आपको याद करने की जरूरत है। तो पहला मिजोरम बना और दूसरा गोवा। ठीक है, तो मिजोरम और गोवा पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता 95% से ऊपर साक्षरता होती है तो इसको माना जाता है। यहाँ मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, इन तीनों को याद रखिएगा। ये 5 स्टार का प्रश्न है, पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ कौन से नौसैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया जाएगा? तो आईएनएस गुलदार। आईएनएस गुलदार नौसेना के द्वारा अभी छोड़ दिया गया है, अभी नहीं, बहुत पहले छोड़ दिया गया है। इसी के इर्द गिर्द जो है अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला एकीकृत इको वेस्ट पार्क नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। ई वेस्ट उत्तर पश्चिम दिल्ली के होलंबी कला क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन जाते समय अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो आपको डेट याद रखना है, एक तो 22 अप्रैल जिस दिन अनंतनाग में हमला हुआ, एक 12 जून जब एयर इंडिया की फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई, तो तीसरा 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस। ठीक है, इसमें 241 यात्रियों की मृत्यु हुई। 12 जून की दुर्घटना, 241 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे, गुजरात के विजय रूपाणी। तो इस टॉपिक में 3 प्रश्न थे, तीनों को आप याद रखिएगा कि 12 जून को घटना हुई, 241 लोगों की डेथ हुई, विजय रूपाणी इसमें शामिल थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जून 2025 में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र खोला है हैदराबाद में। गूगल अपनी सुरक्षा चाहता है, इसलिए एशिया प्रशांत का जो क्षेत्र का है अपना सुरक्षा केंद्र वो खेला है हैदराबाद में। हैदराबाद के बारे में एक हमने और पढ़ा था कि दसाल्ट एविएशन, दसाल्ट क्या कर रहा है? टाटा के साथ मिलकर धड़ का निर्माण करेगा राफेल के। ठीक है, याद हो जाएगा, मैं बार बार इसको पीछे से लिंक करके बताता रहूंगा। तो ये याद रखिएगा कि गूगल ने चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र खोला है हैदराबाद। वन्य जीव संरक्षण में ऐतिहासिक पहल, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा का आयोजन जून 2025 में कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कौन कौन से कैट शामिल है? तो इसको आपको पता होना चाहिए कि लॉयन है, चीता है, टाइगर है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है। ये भारत में पांचों पाए जाते हैं। दो और हैं जो भारत में नहीं पाए जाते हैं, एक है जगुआर और दूसरा है प्यूमा। ये अमेरिका में, साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा है। जैसे आईएसए की पहली महासभा कहाँ हुई थी, तो इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। ये भी 5 स्टार का प्रश्न है, पूछे जाने लायक। तो आप इसको याद करके रखेंगे कि आईएसए की स्थापना पूछा गया था, इसकी भी पहली महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। तो ये भी प्रश्न पूछे जाने लायक है। 97 लोगों ने कहा है कि इसमें हम, मतलब 97 देशों में इनका विस्तार है, तो इनको शामिल होने की संभावना इसमें है। इसमें एक और चीज जानने की जरूरत है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 9 अप्रैल 2023। क्यों जानना जरूरी है? ये है टाइगर डे, इसी दिन इसकी घोषणा की गई थी। अभी 5 देशों ने मिलकर इस पे साइन किया, इसलिए अब ये क्या हो गया कि इसको कानूनी दर्जा प्राप्त हो गया है, आईबीसीए को। ठीक है, तो 5 देश कौन कौन से हैं आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि आईबीसीए की घोषणा 2023 में की गई थी, 9 अप्रैल को। ठीक है, कौन कौन से जीव शामिल है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 18 जून 2025 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025
में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? 71। ये खराब स्थिति को दिखाता है कि भारत का ऊर्जा संक्रमण जो है वो अभी बहुत अच्छा नहीं है। ऊर्जा संक्रमण का कहने का मतलब होता है कि जो हमारी डिपेंडेंसी अभी कोयला पे है वो सोलर विंड की तरफ कितनी स्लो या कितनी तेज गति से बढ़ रही है, इसको संक्रमण सूचकांक बोलते हैं। तो अभी भारत की स्थिति खराब है, 71 रैंक है। इसके पहले हमने यूएनएसडीएसएन के एक रिपोर्ट को देखा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें भारत की रैंक थी 99। नेक्स्ट है जून 2025 में जारी दुनिया के 113 देशों की ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 115वीं। ये भी बहुत खराब स्थिति दिखाता है। ठीक है, मतलब अगर हम शांति की बात करें तो भी हमारी खराब स्थिति है और रैंक है 115। अगर हम एसडीजी की बात करें तो रैंक है 99। अगर ऊर्जा संक्रमण की बात करें तो रैंक है 71। तो ये एक टॉपिक आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। एक इसमें कभी कभार रिपोर्ट पूछ देता है कि कौन सा किसने जारी किया है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। दुनिया के कुल 148 देशों की सूची जारी की गई जिसमें भारत की रैंक 131 है। ये भी खराब स्थिति है। तो हमने अभी 3-4 रिपोर्ट्स को देख ली, एसडीजी, शांति, एनर्जी ट्रांजिशन, लैंगिक अंतराल। ठीक है, तो लैंगिक अंतराल में अभी आप देख रहे हैं 131 है, एसडीजी में 99 है, शांति में 1115 है और एनर्जी में 71 है। तो ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय परिवार एनएफएचएस का डाटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th डाटा है। इसने पहली बार भारत में कुल लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है? पहली बार नहीं है, भारत में कुल लिंगानुपात अभी एनएफएचएस 5 के डाटा के अनुसार कितना हो गया? तो 1000 पुरुषों पर 950 महिलाएं। 2011 की बात करेंगे तो 943 थी, अभी 7 अंक बढ़ के 950 हो गई है। ठीक है, इसके लिए आप सेंसस वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वहां सब कुछ बताया गया है। नेक्स्ट है कि जून 2025 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कौन सा टाइगर रिजर्व शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या के मामले में देश में प्रथम स्थान रखना है? तो कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। ठीक है, मतलब जो टाइगर रिजर्व है, आजकल बहुत सारे टाइगर रिजर्व में शाकाहारी जीवों की संख्या कम हो गई है। यहाँ ये अच्छी स्थिति दिखाता है कान्हा की। ठीक है, कान्हा मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जून 2025 में हिमाचल प्रदेश के किस गांव में राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो राजा खास गांव। सौर मॉडल गांव क्या है? पहला, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। चलते हैं आगे। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्क पुल का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर। आप जानते हैं कि ये चेनाब रिवर पे बनाया गया है और आईफल टावर जो है उससे 20 मीटर ज्यादा हाइट की है, लगभग 400 कुछ मीटर है। तो ये आप याद रखेंगे कि सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज को कहाँ बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। किस नदी के ऊपर? तो चेनाब नदी के ऊपर। और लिंक किसे करता है? तो श्रीनगर और उधमपुर। बढ़ते हैं आगे। जून 2025 में दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन, ऐसा टाउन जहां इकोलॉजी के साथ खिलवाड़ न किया जाए, विकसित करने की घोषणा की है? तेलंगाना ने। बस ये आपको एक फैक्ट याद रखना है, पहला विश्व स्तरीय इको टाउन कौन डेवलप कर रहा है? तो तेलंगाना। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार बहुत सारे दिए गए, आपको याद क्या रखना है कि पहली बार ग्राम पंचायतों को डिजिटल पहल की मान्यता देने के लिए पुरस्कार दिया गया। इसमें स्वर्ण पुरस्कार किसने पाया है? तो रोहिणी ग्राम पंचायत, सिरपुर तालुका, धुणे, महाराष्ट्र।
राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार आपको पता है कि विभिन्न सेक्शन में दिया जाता है। यहाँ पहली बार ग्राम पंचायतों को दिया जा रहा है जहाँ डिजिटल सुविधाएं दी जा रही है, डिजिटली कार्य कराया जा रहा है। उसके लिए गोल्डन अवार्ड दिया गया है किसको? तो रोहिणी ग्राम पंचायत, सिरपुर तालुका, महाराष्ट्र। इसमें गांव का नाम याद रखना है आपको, रोहिणी ग्राम, क्योंकि ग्राम पंचायत की बात करेगा, स्टेट नहीं पूछेगा आपसे। तो रोहिणी ग्राम पंचायत, सिरपुर तालुका, महाराष्ट्र। हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और कुगी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया? तो लद्दाख में। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश की भाषा जानते रहिए, तो हिंदी और उर्दू। ठीक है, इन दो भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है। पहले हिंदी थी, बाद में उर्दू को 89 में किया गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस सरकार ने थलिकी बंधनम योजना शुरू की है? अब शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्य विभिन्न योजनाएं शुरू करते हैं। तो ये योजना थलिकी बंधनम किसने शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आगे चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना की गई? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को जून 2025 में अभ्यारण्य घोषित कर प्रवासी पक्षी प्रजाति को विशेष रूप से संरक्षित किया। तो ये है फ्लेमिंगो। ठीक है, फ्लेमिंगो को संरक्षित करने के लिए अभ्यारण्य बनाया गया। कहाँ पे? धनुषकोडी। जब हम इंडिया का नक्शा बनाते हैं तो यहाँ धनुषकोडी है, तो यहाँ इसको बनाया गया। ठीक है, ये मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है उसका भाग भी है, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ एक और अभ्यारण्य की चर्चा अभी हमने की थी, बटरफ्लाई के लिए। इसको बनाया गया है कन्नूर, केरल। ठीक है, तो ये करंट अफेयर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को अल्प पिछड़ा वर्ग में वर्गीकृत करने की घोषणा की है? तो असम। मतलब कि ट्रांसजेंडर समुदाय किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं है, इनको अभी असम सरकार ने क्या किया है, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है, जिसके वजह से इनको सरकारी नौकरियों में भी छूट प्राप्त होगी। अभी तक इनको कोई छूट प्राप्त नहीं थी। चलते हैं आगे। हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे बनाया गया? तो घोषित किया गया, तो चंडीगढ़। मतलब सबसे अच्छा प्रदर्शन शिक्षा मंत्रालय जो जारी कर रहा है उसके अनुसार चंडीगढ़। जब हम सेंसस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा शिक्षा जो किस में है, ये आपको पता होना चाहिए, लक्षद्वीप में। और ये क्वेश्चन अभी यूपीपीसीएस के आरओ पेपर में पूछा गया कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, लक्षद्वीप। क्योंकि लक्षद्वीप में मोस्टली पीपल जाके केरला से बसे हुए हैं, और केरला का आपको लिटरेसी रेट पता ही है, तो ज्यादातर लोग वहाँ जो है वो शिक्षित हैं। चलते हैं आगे। दुनिया का वह सबसे बड़ा कंटेनर पोत जिसने 9 से 10 जून को केरल के विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह की यात्रा की, एमएससी एरेना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे एक टॉपिक और आएगा ये विजिंगम के बारे में, तब इसकी चर्चा अच्छे से की जाएगी। हाल ही में किसने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल भारत जेन को लॉन्च किया है? तो जितेंद्र सिंह, साइंस मिनिस्ट्री है इनके मंत्रालय में। तो आप ये जानते रहिए कि ये है क्या। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका नाम दिया गया है भारत जेन। ठीक, अब भारत जेन करता क्या है कि इसमें विभिन्न सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो फिटेड हैं। आप बेंगलोर गए तो वहाँ कन्नड़ भाषा को समझ सकते हैं, नीचे के लोग उत्तर भारत में आए तो हिंदी को भी आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि 30 मई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार किस राज्य सरकार ने तंबाकू उत्पाद खरीद की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी? आप जानते हैं कि सभी चीजों की विवाह की उम्र बढ़ाई जा रही है, वो विवाह हो या कोई भी चीज हो, उसमें किया क्या जा रहा है कि अभी तंबाकू उत्पाद की उम्र जो 18 साल होती है उसको कर्नाटक ने बढ़ाकर कितना कर दिया है? 21 वर्ष। 21 वर्ष से कम के उम्र के कोई भी बालक
कोई भी तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, ये अच्छा और सराहनीय कदम है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 5 जून 2025 को एक पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम 2.0 योजना की शुरुआत की? तो नई दिल्ली। ये योजना पहले से चली आ रही है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारत सरकार ने पायलटों की ट्रेनिंग के लिए किस स्वदेशी इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट के निर्माण की घोषणा की? तो ई हंसा। ये आपको ज्यादा जानना जरूरी है। उसने ऐसे नहीं पूछना है कि कौन से इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट निर्माण की घोषणा की, वो डायरेक्टली पूछ सकता है कि ई हंसा क्या है, क्योंकि ई हंसा आपके लिए ज्यादा जानना जरूरी है। जैसे पिछले साल उसने क्या किया कि FWD 200B ऐसे नाम दे दिए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन कौन सा विचार कीजिए, ये क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ई हंसा है क्या। तो ई हंसा एक स्वदेशी इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट है जो पायलटों को ट्रेनिंग देगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डीआरडीओ ने भारत के स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कहां पर क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है? तो मेटकॉफ हाउस, दिल्ली में ये अनुसंधान केंद्र है। जब आपसे बात करेगा क्वांटम वैली की, क्वांटम वैली की बात करेगा, तो इसकी स्थापना आंध्र प्रदेश के कैपिटल में किया जा रहा है। अब आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाल ही में कौन सौर ऊर्जा में अपनी ऊर्जा की मांग पूरा करने वाला विश्व देश का पहला जिला बना? मतलब वहां जितनी ऊर्जा की डिमांड है उसको वो सौर ऊर्जा से उत्पादन कर रहा है, तो दमन दीव। अब भारत के नक्शे पे जब बनाते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे दमन दीव और दादरा नागर हवेली है। तो दीव जो है वो अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा डिमांड को सोलर ऊर्जा से पूरा कर सकता है। आगे है, केंद्र सरकार ने लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में विकसित भारत 2047 विजन के अंतर्गत किशोरियों के लिए हाल ही में किस पायलट कौशल विकास को घोषणा की? तो नव्या पहल। अब आपको पता होना चाहिए कि नव्या पहल क्या है। वो क्वेश्चन ऐसे ही नहीं पूछ सकता, वो क्वेश्चन दूसरी तरफ से पूछ सकता है कि नव्या पहल किस चीज से संबंधित है। तो कौशल विकास, और किसके? तो किशोरियों के। ठीक है, अब किशोरियों का क्या मतलब है? इसकी उम्र सीमा है 16 से 18। एक चीज और फैक्ट याद रखना है कि इसकी शुरुआत की गई है सोनभद्र से। सोनभद्र यूपी का जिला है जो यूपी के ईस्ट छोर पे आता है। ये 4 स्टेट से टच होता है। इसमें एक है बिहार, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड और चौथा MP। तो ये 4 जिलों से टच होता है। यहाँ से शुरू किया गया है नव्या पहल किशोरियों के स्किल डेवलपमेंट के लिए। किशोरी मतलब 16 to 18, विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा गया? तो एक्सियम 4 मिशन। ये आपको पता ही होगा। अब शुभांशु शुक्ला के नाम पर लखनऊ में एक रोड का नाम रखा गया। ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ रखा गया। तो लखनऊ में। कौन सा मिशन था? तो एक्सियम। किसके साथ था? तो नासा। किसका मिशन था? तो नासा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जगदीप धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति रहे हैं, राज किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किया? तो ये गोवा है। याद रखना, एक या 2 स्टार दे दीजिए। ये प्रश्न है कि आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किया गया, तो गोवा में। नेक्स्ट है कि ये हम पहले कर चुके हैं कि किस वीरांगना की 300वीं जयंती मनाई जा रही है? तो महारानी अहिल्याबाई होलकर। होलकर लिखने से आपको ये याद रहेगा कि ये इंदौर से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मई 2025 में किस विभाग द्वारा ध्रुव डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नाम से डिजिटल पहल शुरू की गई? तो डाक विभाग द्वारा। आप जानते हैं डिजिटल हब बनाया जाएगा और इसके लिए रेफरेंस और यूनिक वर्चुअल एड्रेस दिया जाएगा। इसके लिए शुरू किए गए डाक विभाग द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है कि हाल ही में भारत ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिलकर पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की? भारत पोल्स के साथ टच नहीं करता है,
लेकिन पोलर क्षेत्रों में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहा है, नॉर्वे के साथ मिलकर एक पोलर रिसर्च व्हीकल का निर्माण कर रहा है। नॉर्वे की कंपनी है कॉक्सबर्ग, और भारत की कौन सी है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर्च करके। चलिए छोड़िए, मैं ही बता देता हूँ, गार्डन रिप रिच शिप बिल्डर। ठीक है, तो इसके साथ ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट है कि कर सांगरी कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे मई 2025 में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया, तो ये राजस्थान से संबंधित। ठीक है, अब बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि कर सांगरी क्या होता है, आप बस नाम याद रखिए कि कर सांगरी एक व्यंजन है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, राजस्थान का है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है 15 मई से 26 मई तक कहां पर 12 दिवसीय पुष्परालु कुंभ का आयोजन किया गया, तो तेलंगाना के भूपापल्ली जिले में के कालेश्वरम में। अब यहाँ कालेश्वरम से आप जानते हैं कि एक तो ये गोदावरी पर है, गोदावरी रिवर पर है। अब यहाँ पे एक इरिगेशन प्रोजेक्ट भी लगाया गया है, तो नाम याद कर लीजिएगा, क्या पता भूगोल में आपसे पूछ ले। इरिगेशन प्रोजेक्ट है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। यहाँ वाटर को एक ऊपर उठाया जाता है मशीन के द्वारा, जिससे एक स्लोप क्रिएट हो सके और पानी को दक्षिण में कर्नाटक की तरफ लेके जाया जा सके। ठीक है, तो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पे, इसी के तट पर भूपापल्ली में पुष्परालु कुंभ का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जून 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदला है। पंचमढ़ी वन जीव अभ्यारण्य का नाम बदल के क्या कर दिया है, राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। अभी मैंने मध्य प्रदेश से संबंधित एक और सूचना बताई थी कि माधव को टाइगर रिजर्व बनाया गया है 58, और रातापानी। ठीक है, रातापानी 57। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ स्कूलों में पहली कक्षा में के विद्यार्थियों को सैन्य प्रशिक्षण देने की शुरुआत की है, तो महाराष्ट्र। सैन्य प्रशिक्षण बड़ी बात है, इसके लिए आदमी के स्वास्थ्य मतलब बच्चों के स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जा सकता है। तो सैन्य प्रशिक्षण केंद्र किसने शुरू किया है, तो महाराष्ट्र ने। बस इतना ही याद रखना है कि फर्स्ट में पढ़ने वाले बच्चे को भी दिया जाएगा, और कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है 4 जून को राजस्थान में किन दो आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट, तो पहले हम कर चुके हैं खींचन और मेरान। आगे बढ़ते हैं, मई 2025 में जारी एशियाई शेर गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में एशियाई शेर की आबादी बढ़कर 674 से 891 हो गई है, तो गुजरात। यूपीपीसीएस पूछ सकता है, यूपीएससी ने पहले पूछ रखा है कि केवल गुजरात में पाया जाता है, तो ये सही है कि जो भारतीय शेर हैं केवल गुजरात में पाए जाते हैं। तो ये आपको वो जो बन्नी ग्रासलैंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो बन्नी ग्रासलैंड जो है वहाँ ये सब शेर पाए जाते हैं। तो अभी संख्या कितनी हो गई है ये आपको क्लियर कट याद होना चाहिए कि 891। ठीक है, 891, 819। नेक्स्ट टॉपिक है कि मई 2025 में चर्चा में रहा ऑपरेशन ओलिविया, मतलब ओलिव रिडले जो कछुआ होता है उसके संरक्षण के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें इसकी तस्करी आदि को नेटवर्क को खत्म किया जा सके। तो ऑपरेशन ओलिविया कछुओं के लिए चलाया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो गगनयान वर्ष। गगनयान का मिशन है कि अंतरिक्ष में भेजना और वापस लेके आना, तो इसके चरण की शुरुआत 2025 से शुरू की गई है। तो इस साल 2025 को गगनयान वर्ष मनाने की घोषणा की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि वो डिक्शनरी ऑफ द ईयर पूछ सकता है, तो गगनयान वर्ष क्यों नहीं पूछ सकता। 2025 से 35 के लिए जल विद्युत का वर्ष किसने घोषित किया है, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है कि जून 2025 में नासा के इंटरनेशनल स्पेस एयर प्रोग्राम, ये 5 स्टार का प्रश्न है कि इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है, तो डंगेटी जाह्नवी ये पहली महिला हैं जिन्होंने इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इनका 2028 का मिशन होगा नासा का, जो नया अंतरिक्ष आधारित स्टेशन बनाया जा रहा है, उसके लिए 2028 में भेजा जाएगा इसे। इसके लिए इनको चुना गया है डंगेटी जाह्नवी को। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 2028 में भेजा जाएगा, और डंगेटी जाह्नवी भारत की पहली महिला हैं जो इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा की। 23 मई 2025 को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही बनी है छोंजिन अंगमो। 3 स्टार का प्रश्न है, याद रखिएगा छोजिन अंगमो और डंगेटी जाह्नवी को। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली हमने बताया कि कहाँ बनी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। तो याद रखिएगा, उसने कई बार क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में, वैलीज के बारे में। तो क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ है ये आप याद रखेंगे। उत्तराखंड के वह शहर जहां हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से साइकेड गार्डन स्थापित किया जा रहा है, तो हल्द्वानी। हल्द्वानी उत्तराखंड में साइकेड गार्डन स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने कौन सा सुपर कंप्यूटर आजकल प्रयोग कर रहा है भारत के फोरकास्टिंग सिस्टम के लिए, तो ये है अर्का। अर्का सुपर कंप्यूटर है जिसका प्रयोग करके फोरकास्टिंग की जाती है, किसके द्वारा, IITM उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा। नेक्स्ट है, मई 2025 को किस अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चलित क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है, तो अग्निकुल कॉस्मोस। भारत में आप जानते हैं कि ये प्राइवेट क्षेत्र से शामिल होने वाला एक नया प्लेयर है जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। ठीक है, तो अग्निकुल कॉस्मोस ने क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, और वो भी इलेक्ट्रिक मोटर चलित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक और गुजरात के बाद भारत का वह तीसरा राज्य जिसने मई 2025 में अंतरिक्ष उद्योग नीति को जारी किया है, तो तमिलनाडु। मतलब कर्नाटक जारी कर चुका है पहले, गुजरात जारी कर चुका है, अभी तमिलनाडु जारी कर चुका है। अब अंतरिक्ष नीति को जारी क्यों कर रहे हैं, आप जानते होंगे कि इसरो ने पहले बोल दिया है कि अब हम प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करेंगे। इसके लिए एक संस्था बनाई गई है इन स्पेस। तो इन स्पेस के साथ क्या हो रहा है कि ये प्राइवेट प्लेयर्स को शामिल कर रहा है अंतरिक्ष उद्योग में। तो इसके लिए 3 राज्यों ने अंतरिक्ष नीति को जारी की है, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। 3 स्टार का प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर जो हाल ही में रेलवे नेटवर्क से जुड़ा, तो आइजोल। अब चौथा शहर है तो पहला दूसरा तीसरे को भी जानते रहिए। असम की राजधानी गुवाहाटी, अरुणाचल ईटानगर, और त्रिपुरा आइजोल। तो ये 3 पहले से सॉरी, अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल। ये 4 स्टेट्स की राजधानियां जो हैं वो रेलवे के नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं। आगे चलते हैं। 2 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क, हमने पहले पढ़ लिया, कोझिकोड केरल। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया, तो अमरावती महाराष्ट्र में। अमरावती 2 है, एक अमरावती में अभी क्वांटम वैली की स्थापना की जा रही है, और एक अमरावती ये है जो महाराष्ट्र में है, यहाँ सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया। बढ़ते हैं आगे। मई 2025 में कौन से उबले नहीं उथले, सॉरी, उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज
भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो इसका नाम है अर्नाला। पनडुब्बी जो पानी के नीचे चलती हैं, तो हमारे पास जो जहाज हैं वो डीप वाटर वाले हैं जो पनडुब्बी रोधी हैं। अभी अर्नाला को शामिल किया गया जो शैलो वाटर में भी पनडुब्बी रोधी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आतंकवादियों के सफाये के लिए हाल ही में जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन को चलाया गया? तो ऑपरेशन का नाम है नादेर। ये पहलगांव या अनंतनाग हमले के बाद शुरू किया गया। ठीक है, सिंदूर और ये, तो ऑपरेशन नादेर चलाया गया आतंकवादियों के सफाई के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस, मैंने बताया है 23 सितंबर, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सागर में सम्मान, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किस बीमारी के उन्मूलन का प्रमाण पत्र भारत को दिया गया? तो ये ट्रेकोमा। ट्रेकोमा जो होती है आंखों की बीमारी है। ठीक है, तो आंखों की बीमारी को खत्म किया गया और इसका प्रमाण पत्र भी विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा प्रदान किया गया। इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत की वह प्रतिष्ठित आईआईटी जिसने मई में हाई स्कूल की छात्राओं के लिए मनस्वी मेंटरशिप योजना शुरू की है, आईआईटी दिल्ली। मनस्वी योजना का उद्देश्य क्या है? स्टेम जो साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मेडिकल होता है क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र जो होता है, उसमें महिलाओं के, बच्चियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है। तो ये छात्राओं को स्टेम की तरफ झुकाव ले आने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मनस्वी मेंटरशिप। ठीक, याद रखिएगा किसने चलाया? दिल्ली आईआईटी ने। नेक्स्ट है, मई 2025 में किस भारतीय राज्य को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया? तो मिजोरम। दूसरा मैंने बताया गोवा, और तीसरा आपने पढ़ा त्रिपुरा। ठीक है, आगे चलते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने किस योजना के तहत 22 मई को पुनर्विकसित देशों के 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया? तो अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना है, जिसके तहत स्टेशनों का स्टेशन का पुनरुद्धार किया जा रहा है। उद्धार ही समझिए, पुनरुद्धार किया जा रहा है। ठीक, तो ये योजना है अमृत भारत स्टेशन योजना। 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण को लागू करने वाला राज्य बना तेलंगाना। उप वर्गीकरण का मतलब है कि अनुसूचित जातियों के समूह में छोटी छोटी जो जातियां समूह होते हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता, तो इनका उप वर्गीकरण करके अलग अलग प्रतिशत में आरक्षण प्रदान करने से इनको लाभ प्राप्त हो। बढ़ते हैं आगे। आपको पता होना चाहिए कि किसने किया है? तो तेलंगाना ने। हाल ही में किस राज्य ने भारत कक्षा के 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य की है? तो केरल। और सैन्य सेवा कक्षा 1 के लिए किसने शुरू की है? यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारत के किन दो धार्मिक ग्रंथों को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया? तो भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र। ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें अभी तक 12 रचनाएं थी, इन दोनों के शामिल होने के बाद 14 रचनाएं हो चुकी हैं। इसमें ऋग्वेद को पहले शामिल किया गया था, तो अभी भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को इसमें शामिल किया गया। आईआईटी हैदराबाद और सेना ने अप्रैल 2025 में कहां पर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर स्थापित किया है? तो लेह लद्दाख में। हैदराबाद और सेना के बीच में लद्दाख में 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, संजीव खन्ना जो 91 मुख्य न्यायाधीश थे, सीजेआई थे, सेवा मुक्त होने के बाद 52वें मुख्य न्यायाधीश किन्हें बनाया गया है? तो BR गवई, जिन्हें भूषण रामकृष्ण गवई कहा जाता है। ये 52nd बने। तो ये आपको संख्या भी पता होनी चाहिए कि 52nd है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्र, सॉरी, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान था, इसको 107वां
टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। लेकिन यहाँ कुछ गलती हो गई है, सॉरी स्प्रिंट के लिए। ये पहले टाइगर रिजर्व था, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। 107 राष्ट्रीय उद्यान ही है, जबकि टाइगर रिजर्व 58 है। तो टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क बनाया गया है, किसको? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अप्रैल 2024, 24 अप्रैल 2025 को उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित वह टाइगर रिजर्व जहां उड़ीसा का एकमात्र जंगली मेलानिस्टिक बाघ पाए जाते हैं, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में है। मेलानिस्टिक का होता है कि इनमें कलर वाला जो आइटम है वो ज़्यादा तीव्र होता है, इसलिए इनके जो येलो और ब्लैक कलर जो होते हैं वो चमकते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का पहला राज्य जिसने हाल ही में एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जारी किया है, वो है मध्य प्रदेश। इसमें बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ये वो टॉपिक है जो पहले मैंने कहा था कि इसके साथ पढ़िएगा। 2 मई 25 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह बना? तो विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, केरल। विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह डीप वाटर कंटेनर पोत। पहले हम कंटेनर पोत के लिए सिंगापुर और मलेशिया पे निर्भर रहते थे। ठीक है, अभी क्या होता है कि वहां सामान उतार के फिर यहाँ ट्रांसपोर्ट करते थे, इसलिए हमने विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल में बनाया है, जो डीप वाटर कंटेनर्स ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसके द्वारा होगा क्या कि हमें अपना सामान जल्दी पहुंच जाएगा, मतलब टाइम जो लगता है वो कम हो जाएगा। यहाँ पहली बड़ी शिप कौन से उतारी गई? तो हमने पहले पढ़ा था, एरिना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे कि हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवा की मंजूरी प्रदान की गई है। तो स्टारलिंक, एलन मस्क की कंपनी, इसके पहले जियो, एयरटेल, इनको दे दिया गया है। सैटेलाइट नेटवर्क से क्या फायदा होता? सैटेलाइट इंटरनेट के यूज से क्या फायदा होता है ये आप जानते रहिए कि जैसे कोई आपदा आ गई, बिजली चली गई या बिजली की पहुंच नहीं है, तो उसके वजह से ये डायरेक्ट हम सैटेलाइट से कनेक्ट करते हैं और सैटेलाइट से मोबाइल कनेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ जो पृथ्वी पर होने वाली हलचल है इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य में शराब चूर संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया? ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये भी एक संरक्षण रिजर्व है। इसके पहले हमने 2 संरक्षण रिजर्व की चर्चा की, याद करने की कोशिश करिएगा। एक तो बटरफ्लाई के लिए, एक साइकेड के लिए। ठीक है, एक उत्तराखंड में बनाया जा रहा है और बटरफ्लाई कहाँ बनाई जा रही है? केरला। बढ़ते हैं आगे। भारतीय निवेशक और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने वीजा, गोल्डन वीजा शुरू किया है? तो वियतनाम। पहले गोल्डन वीजा शुरू किया था यूएई ने। ठीक है, यहाँ पे संजय दत्त भी गए थे, गोल्डन वीजा इनको भी दिया गया था। तो आप गोल्डन वीजा ऐसा समझ लीजिए कि जो धनी लोग हैं वो वहाँ वीजा दिया जाता है कि 10 साल का आपको वीजा दिया जा रहा है, आप यहाँ आइए, रहिए, निवेश करिए। ठीक है, और पर्यटक के लिए भी दिया जाता है कि जो हर साल एक ही जगह पर्यटन करना चाहते हैं उनको। नेक्स्ट है कि भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए बनाने का निर्णय लिया गया, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब आप जानते हैं कि चीता के लिए कहाँ कहाँ चीता को रखा गया है? तो पालपुर, कूनो, कूनो पालपुर। ठीक है, एक गांधी सागर फैला हुआ है मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में। और तीसरा अभी जो बात चल रही है वो नौरादेही का चल रहा है। पहले इन दो स्पेसेस में से चुनना था कि कहाँ रखा है चीता को, तो पालपुर को चुना गया था। अभी गांधी सागर को भी ऐड किया गया, तो गांधी सागर की वजह से अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और तीसरा नौरादेही को याद रखिएगा कि यहाँ भी चीताओं को स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है।
नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा यहाँ चला। अनंतनाग में हमले के बाद चला ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशंस को याद करके रखिएगा। वीडियो के लास्ट में कोशिश करेंगे कि एक ऑपरेशंस जो जो चले हैं उनके बारे में चर्चा हो जाए कि कौन कौन से ऑपरेशन चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया? आप जानते हैं पंबन कहाँ है? ठीक है, पंबन है रामेश्वरम के पास, जो धनुषकोडी है वहां। तो समुद्र में जो ब्रिज बनाया गया है वहां पर पंबन ब्रिज को बनाया गया, जो वर्टिकली लिफ्ट होता है, क्योंकि इसके नीचे से जहाजों को निकाला जा सके। तो वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल बनाया गया पंबन, रामेश्वरम, तमिलनाडु। नेक्स्ट आर्टिकल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2025 में धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को कहां पर लॉन्च किया? तो झारखंड में। धरती अब्बा किसको कहते हैं? आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, बिरसा मुंडा। ठीक है, इनको धरती अब्बा भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई 15 नवंबर को, 2 साल पहले शुरू हुई थी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाने की। और अभी धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान झारखंड से शुरू हुआ है। ये भी झारखंड से ही थे। मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली रिपोर्ट, शांति की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, जिसमें रैंक था 1150। अभी खुशहाली रिपोर्ट है, इसमें भारत को रैंक प्रदान की गई है 118वीं। भारत की स्थिति खराब है अपने पड़ोसी देशों से भी बहुत ज्यादा। तो आपको याद रखना है कि 118वीं रिपोर्ट, सॉरी 118वीं जगह दी गई है, रैंक दी गई है खुशहाली रिपोर्ट। नेक्स्ट है, कुंभकोणम पान के पत्ते और थोलई फूल माला को जीआई टैग प्रदान किया गया, ये है तमिलनाडु से। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा स्पीड से चलते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, आजकल रोपवे पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो रोपवे विकास कार्यक्रम के पर्वतमाला परियोजना के तहत कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तराखंड के सोनप्रयाग से केदारनाथ। आप जानते हैं कि केदारनाथ का जो रास्ता है बहुत ही खतरनाक है, तो रोपवे बनाने का अनुमति दी गई है पर्वतमाला परियोजना के तहत। ठीक है, चलते हैं आगे। टॉपिक संबंधित है इसरो से, कि इसरो ने किन दो उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की? तो विक्रम और कल्पना। अब इसरो से संबंधित है तो आप जानिए कि ये अंतरिक्ष यात्री रही हैं कल्पना चावला, और विक्रम साराभाई, आप जानते ही हैं इन्हें। तो आप बस ये याद रखिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर किसके नाम से डेवलप किया गया है? तो विक्रम और कल्पना, दोनों का कोड एक ही है, 3201 3201। ठीक है, आगे चलते हैं। असम, मतलब यहाँ किस राज्य सरकार द्वारा चिरांग रिपु हाथी रिजर्व, चिरांग रिपु हाथी रिजर्व असम में है, उसको 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है किस राज्य ने? तो असम। अब आपको दो चीज याद रखनी है कि चिरांग रिपु हाथी रिजर्व कहाँ है? तो असम में। और इस उद्यान का नाम दिया गया है सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। थोड़ा सा नाम टफ लगेगा आपको, सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान, चिरांग रिपु हाथी रिजर्व। नेक्स्ट टॉपिक है कि हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण रूसीकोंडा बीच को ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया। तो ये रूसीकोंडा बीच कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश। अब ब्लू फ्लैग क्या है? ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है स्पेन की एक संस्था है इसके द्वारा। इसमें बीच की साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, स्वच्छ पानी की, ये आदि अन्य सुविधाओं को देख के ब्लू फ्लैग का टैग दिया जाता है। भारत में 10 हैं, जैसे अभी राधानगर की बात करें तो राधानगर ये अंडमान निकोबार में है। ऐसे ही उड़ीसा में है गोल्डन बीच, उसके बाद तमिलनाडु में है
आप एक बार इस पूरे ब्लू फ्लैग को देख लीजिए। बढ़ते हैं आगे। मार्च 2025 में घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना, ये हम पढ़ चुके हैं कि इसमें सबसे टॉप पे है उत्तर प्रदेश 2397। अब इसमें रूसीकोंडा के बारे में याद रखिएगा कि रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, जीआई टैग वापस, चिरांगरीपो हाथी रिजर्व, और इसरो क्या, 2 माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है कि जनवरी में 3 से 5 तक भारत की पहली तटीय और मेंढर पक्षी जनगणना कहाँ कराई गई? जामनगर, गुजरात। हमने एक पहले बर्ड काउंट देखा था, वो अलग था। ये क्या है, जल पक्षी की गणना केवल की गई है। तो ये कहाँ किया गया है? जामनगर, गुजरात। बस जगह का नाम पता होना चाहिए, पक्षी गणना कहाँ कराई गई। नेक्स्ट टॉपिक है 29 जनवरी से फरवरी के मध्य गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साइंस साईफाई साइंस फिल्म फेस्टिवल का क्या रहा है थीम? तो हरित क्रांति। पिछले साल आप जानते हैं स्वामीनाथन साहब की डेथ हुई थी, जो हरित क्रांति के जनक थे। तो उनके लिए ये ट्रिब्यूट है कि हरित क्रांति इस साल की थीम रखी गई है 10वें साईफाई साइंस फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की उद्घाटन किया गया। स्थापना नहीं, उद्घाटन किया गया गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, विश्व शांति केंद्र बस नाम से याद रखेंगे आप। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला फ्लाइट ऑफिसर बनी है फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। ठीक है, तो जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल हुई हैं अस्थायी नहीं, अस्थायी रूप से फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, पहला टॉपिक है कि मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है। सालसेट द्वीप, मुंबई। आप जानते हैं ब्रिटिश द्वारा भी कब्जा इस पे किया गया था। तो सालसेट द्वीप मुंबई में है। यहाँ पर पहला अपतटीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। अपतटीय का मतलब होता है कि तट से दूर। ठीक है, अप अपतटीय क्षेत्र में पहला हवाई अड्डा बनाया जा रहा है सालसेट द्वीप, मुंबई में। नेक्स्ट है 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंक है 96। 99वीं रैंक पढ़ी आपने, एसडीजी। उससे 3 कम करेंगे, 96 किसमें है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन ये ओमान में किया गया। भारतीय महासागर इंडियन ओशन महासम्मेलन जो है ओमान में किया गया। ओमान आप जानते हैं कि जैसे ये भारत है, यहाँ पे पाकिस्तान, ईरान, यहाँ पे अरब, ये ओमान होता है। तो यहाँ पे भारतीय महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी थीम थी समुद्री साझेदारी की नए क्षितिज की यात्रा। समुद्री साझेदारी बढ़ाना, भाई महासागर की बात हो रही है तो समुद्री साझेदारी ही बढ़ेगी, इसके साथ नए क्षितिज की यात्रा। नेक्स्ट है हाल ही में देश के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएसको ने अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बना नाड़ी तरंगिणी। नाड़ी कहते हैं कि हाथ में नसों में जो ब्लड चलता है उसको भी नाड़ी बोलते हैं। जब आयुष यूज करते हैं तो उस चीज को डायग्नोस करने का उपकरण है नाड़ी तरंगिणी, जिसको सीडीएस को कोई भी आप अगर चिकित्सा उपकरण बना रहे हैं तो इसके द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। तो नारी तरंगिणी को दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है फरवरी 2025 में भारत के किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता हुआ है? तो अर्जेंटीना। अब इसके साथ आपको 3 चीज पता होना चाहिए लिथियम ट्रायंगल के बारे में। चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया। अगर नाम याद ना हो तो एबीसी याद कर लीजिएगा। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, ये तीनों लिथियम त्रिकोण कहे जाते हैं, लिथियम ट्रायंगल। अब इसमें अर्जेंटीना के साथ हमारा अन्वेषण के लिए समझौता हुआ है, ये आपको याद रहेगा इस मैप के द्वारा। गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव के 55वें संस्करण पर फोकस देश कौन सा था? तो ऑस्ट्रेलिया। आप जानते हैं कि अभी साईफाई साइंस फिल्म फेस्टिवल भी वहीं आयोजित हुआ गोवा में, जिसकी थीम थी
ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में थीम फोकस देश कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2025 में किन दो भारतीय शहरों को रामसर सिटी के रूप में शामिल किया गया? तो इंदौर और उदयपुर पहले हम देख चुके हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने फरवरी 2025 में कहां पर पहले भारत के सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी? तो ये रीवा मध्य प्रदेश। प्रयागराज, आप जानते हैं प्रयागराज से सटा जिला एमपी में रीवा है, यहाँ पे सफेद बाघ के प्रजनन को मंजूरी दी गई है। ठीक है। अब भारत में सफेद बाघ पाए जाते हैं, आपको नहीं पता होगा, लेकिन पद्मजा नायडू जो जूलॉजिकल है, पद्मजा नायडू दार्जिलिंग में, वहां पे सफेद बाघ ले आके रखे गए। ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट टाइगर भी भारत में हैं, वो बाहर से मंगाए गए। ठीक है। कहाँ से मंगाए गए हैं ये भी अगर पूछ देता है तो याद रखिएगा, साइप्रस। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। केंद्रीय बजट में घोषित भारत ज्ञान मिशन का उद्देश्य क्या है? तो जो हमारी पांडुलिपियां हैं, 1 करोड़ का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। पांडुलिपि छाल पे पत्तों पे लिखा जाता है, उसका दस्तावेजीकरण और संरक्षण भारतीय ज्ञान मिशन के तहत, ज्ञान भारतम मिशन के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन पेंशन वन सब्सक्रिप्शन योजना क्या है? तो जो भी उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री है उनकी किफायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करेगी। बहुत ज्यादा इसमें आपको इधर उधर जाने की नहीं जरूरत है, आप बस ये याद रखिए कि वन मिशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है। तो उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करें। नेक्स्ट टॉपिक है गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी, मतलब 26 जैन को जो झांकी निकाली गई उसमें कौन सा राज्य की झांकी को सर्वोत्तम झांकी का पुरस्कार दिया गया? तो ये है उत्तर प्रदेश। इसमें झांकी का थीम क्या था? तो महाकुंभ। आप जानते हैं इसी साल महाकुंभ का आयोजन किया गया, तो झांकी में महाकुंभ को दिखाया गया था और उसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की? हिमाचल प्रदेश। भांग की खेती के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, आप जानते हैं, यहाँ भी मंजूरी प्रदान की गई है कि उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए। हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर 2026 को संस्कृति पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष बनाने की घोषणा की है? तो 2000 स्पेन के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? विजयदुर्ग। फोर्ट विलियम को आप जानते होंगे, स्थापना वेलेजली ने की थी। वेलेजली ने की थी ट्रेनिंग के लिए, फॉर ट्रेनिंग पर्पस। ठीक है। तो इसका नाम कर दिया गया विजयदुर्ग। इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर किचनर हाउस है एक, उसका नाम बदल के कर दिया गया सैम मानेकशॉ हाउस के नाम, सैम मानेकशॉ के नाम पर मानेकशॉ हाउस। ठीक है। किचनर फेमस रहा है करजन के साथ विवाद में, करजन किचनर विवाद हम नाम सुनते हैं। सेना को रसद और उसको लेके थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, वहां करजन किचनर विवाद होता है। तो आप किचनर को भी याद रखेंगे, किचनर का नाम बदल के मानेकशॉ कर दिया गया है और फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजयदुर्ग कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस आईआईटी संस्थान के सहयोग से दुनिया का सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास। हाइपरलूप एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम नया बनाया जा रहा है, तो हाइपरलूप में गति बहुत तीव्र होती है, 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक। तो हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित किया है मद्रास आईआईटी के साथ मिलकर भारत सरकार ने। नेक्स्ट है कि वरिष्ठ नागरिक पे आयोग, अभी हमने कोझिकोड का पढ़ा है कि कोझिकोड जो है क्या है, कोझिकोड में वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने उसे सूची में शामिल किया है। यहां हम पढ़ रहे हैं वरिष्ठ नागरिक के लिए आयोग की स्थापना किसने की है? तो केरल राज्य ने। केरल राज्य पहला राज्य बना है जिसने
वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है। आप जैसे जानते हैं कि महिला आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसमें कुछ संवैधानिक है, कुछ वैधानिक है, वैसे ही केरल राज्य ने अपने लिए बनाया। नेक्स्ट है भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र का आयोजन नोएडा में किया गया। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, ये नोएडा में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जैसे यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछता है कि वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो अब ये वाराणसी में है, वो ऐसे ही पूछ देता है IVRI, मतलब आपको फुल फॉर्म भी नहीं देगा, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी। इसलिए आपको याद करना ये जरूरी है कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ है। ठीक है, तो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में हुआ है जहां भारतीय कला कांग्रेस इतिहास का सम्मेलन आयोजन किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र बनाया गया है? सोरेंग जिले में। कहाँ? सिक्किम में। जैविक की बात करते हैं तो जैविक खेती करने वाला पहला राज्य था पूर्णतः सिक्किम। ऐसे ही आप अभी याद करके रखेंगे कि जैविक मत्स्य केंद्र भी जो बनाया गया है वो भी सिक्किम में बनाया गया है, सोरेंग जिले में। बढ़ते हैं आगे। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की? संजय। युद्ध क्षेत्र की निगरानी, आप जानते हैं कि संजय वो व्यक्ति थे जो महाभारत में धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध क्षेत्र की घटना को देख के बताते थे, उनके पास दिव्य दृष्टि थी, तो धृतराष्ट्र को वो देख के बताते थे। वैसे ही युद्ध क्षेत्र की निगरानी प्रणाली के लिए राजनाथ सिंह ने शुरुआत की है संजय की। नेक्स्ट टॉपिक है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। गुनेरी गांव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, तो इसलिए थोड़ा बहुत याद रखिएगा। जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला, मतलब हरित सकल घरेलू उत्पाद तो काउंट करते ही हैं, इसमें वन पारिस्थितिकी तंत्र को भी शामिल करने वाला पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबावो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, तो प्रबावो सुबियांतो जो थे मुख्य अतिथि रहे गणतंत्र दिवस। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने के लिए विशेषज्ञ का संगठन के लिए $1 मिलियन की पुरस्कार राशि की घोषणा की? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन। ये यूपीएससी के लिए भी जानना जरूरी है, क्योंकि माना जा रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ ली गई है और वो द्रविड़ लैंग्वेज के समान है। ठीक है, तो इसलिए इस पे तमिलनाडु गवर्नमेंट खर्च करना चाहती है कि सिंधु घाटी सभ्यता हमसे लिंक है, हमारी भाषा उनसे मिलती जुलती है, इसलिए उन्होंने लिपियों को सभी के समझने योग्य बनाने के लिए विशेषज्ञ पैनल गठित किया। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर, अभी हमने पढ़ा जैविक मत्स्य क्लस्टर शुरू किया है सिक्किम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण की थीम क्या थी? तो एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। अब प्रवासी भारतीय दिवस आप जानते हैं कि महात्मा गांधी के आगमन पे जब हुआ था उनका 14 में, उसी से मनाया जाता है। ठीक, तो आप जानते रहिए कि इसका आयोजन कहाँ हुआ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और इसकी थीम थी एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। और इसके मुख्य अतिथि कौन थी? तो ट्रिनिदाद और टोबैगो, आपने नाम सुना होगा। ट्रिनिदाद टोबैगो की राष्ट्रपति जो है क्रिस्टीना कार्ला कंगालू। ठीक है, तो ये वहां के राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीना कार्ला कंगालू। त्रिनिदाद और टोबैगो की ये मुख्य अतिथि थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ये आपको याद रहेगा कि कांच कांग्रेस का आयोजन कोलकाता में किया गया।
किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव जैव बैंक स्थापित किया है? हमने बात की पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। यहाँ वन्य जीवों बैंक स्थापित किया गया, मतलब वन्य जीवों के डीएनए को संरक्षित करके रखा जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा किया गया? स्वावलंबी बनना मतलब आदमी में कौशल विकास, वो उद्यमिता मंत्रालय, मतलब कौशल विकास डेवलप करना। तो स्वावलंबी कार्यक्रम कौशल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। स्वावलंबिनी, स्वावलंबी की बात होती तो पुरुषों के लिए होता। स्वावलंबिनी का कार्यक्रम का उद्देश्य है पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता। ठीक है, वही प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर उड़ीसा। सम्मेलन की मुख्य अतिथि कौन थी? तो क्रिस्टीना कंगालू कार्ला। ठीक है, त्रिनाद और टोबैगो की राष्ट्रपति हैं। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि प्रबावो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। आगे चलते हैं। किस राज्य की सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य को पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राज्य में केरल और जिले में कोल्लम, दोनों ही केरल में स्थापित है। तो दोनों ही केरल में, क्या केरल तो एक राज्य है, कोल्लम केरल में स्थापित है, मतलब केरल को ही पुरस्कार दिया गया है जिला और राज्य दोनों का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में। आते हैं अंतरराष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य पुरस्कार दिया गया तेलंगाना को। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन मतलब कौन करता है सबसे ज्यादा? सर्वश्रेष्ठ नहीं, सबसे ज्यादा मत्स्य पालन अंतर्देशीय कौन करता है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ के लिए नए बहुरंगीय लोगो क्या था? तो पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को। आप भी जानते हैं कि कुंभ मनाया क्यों जाता है, कि कलश से बूंदे गिर गई थी चार जगहों पे, तो इसी को इन्होंने लोगो बना दिया कि पौराणिक समुद्र मंथन से निकल रहा है कलश और उसमें से बूंदे गिर रही हैं। किस राज्य ने स्वदेशी गाय की नस्लों को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया? तो ये महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश नहीं है। ये याद रखेंगे आप कि गौ माता का दर्जा दिया है महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक स्लाइड और बची है। देश के 3 नए आपराधिक कानूनों में सुचारू कार्यान्वयन के लिए 4 एप्लीकेशन शुरू किए गए। इनमें नाम क्या क्या है ये आपको याद रखना है। ई साक्ष्य, साक्ष्यों के संग्रहण, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ये 4 हैं, चारों को याद रखना है बस। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, गोरखपुर सिलीगुड़ी। ठीक है, वेस्ट बंगाल तक बनाया जाएगा। अब आपको ये जानना जरूरी है कि भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे कहाँ है? तो यूपी में। ठीक है, हमने यूपी वाले में चर्चा करी है। अभी आप ऐसे रॉ में चर्चा करने की कोशिश करेंगे तो एक दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से आगरा, आगरा से लखनऊ, इधर बुंदेलखंड चित्रकूट गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ से इलाहाबाद, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उसके बाद गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे, ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेसवे हो गए। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ एक दो चीज और याद रखनी है कि ये एक्सप्रेसवे कहाँ कहाँ से गुजरेगा। तो ये 3 स्टेट से गुजर रहा है, यूपी, बीच में बिहार और वेस्ट बंगाल। ठीक है, 3 स्टेट से गुजरेगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत की पहली भूतापीय बिजली विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? तो पुगा घाटी। हमने सबसे पहले यही चर्चा की थी कि भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ शुरू कर दिया गया है? तो पुगा घाटी में। अभी खनन कहाँ हुआ है? कुएं का पश्चिमी कामेंग। ठीक है, पश्चिमी कामेंग अरुणाचल। ठीक, बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति भवन में 2 हॉल थे, एक दरबार हॉल, एक अशोक हॉल। इनका नाम बदल के रख दिया गया गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। दरबार मतलब राजा का दरबार लगता है, लेकिन हम लोकतंत्र में हैं तो दरबार को बदल के मंडप कर दिया गया है, गणतंत्र मंडप। ठीक है, अशोक हॉल का बदल के अशोक मंडप।
बढ़ते हैं आगे। लास्ट स्लाइड है। पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है उसका नाम बदल के संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। ये महाराष्ट्र के फेमस पोएट भी हैं और गुरु भी हैं, तो ये आपको याद रखना है। पुणे हवाई अड्डे का नाम बदल के रख दिया गया। छठे, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ठीक है, तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष चार स्थान प्राप्त करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। ये आपको पता होना चाहिए कि राज्य में जो खाद्य सुरक्षा फसाई ने किया है, खाद्य सुरक्षा का आकलन किया है, उसके आधार पर सूचकांक का निर्माण किया है, उसमें केरल टॉप पे है, जहाँ खाद्यान्न जो उपलब्ध कराया जाता है या जो खाने को मिलता है वो टॉप क्वालिटी के हैं। अंडमान निकोबार के द्वीप समूह की राजधानी का भी नाम चेंज कर दिया गया। राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी? तो वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ बनेगा? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। इसमें फैक्ट्स हैं, आपको याद करने की जरूरत। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिलों के गठन की घोषणा की? तो जास्कर, द्रास, सराम, नुब्रा और चांगलांग। ठीक है, तो इतने 5 जिलों की घोषणा की थी। तो ये हमारा करंट अफेयर का नेशनल इवेंट्स का वर्जन था कि इसमें इतने नेशनल करंट अफेयर में रहे हैं। तो इसको आपको याद हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं याद होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, इससे ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे वो भी इस वीडियो को देख सकें और इसका लाभ ले सकें। क्योंकि 2 मैगजीन पढ़ना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन पे आप जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और आपकी इच्छा पे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।